हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज हम आपके साथ न्यू धमाकेदार और सुपरहिट मूवी लेके आए हैं जो 5 दिसंबर 2024 को रिलीज हुई है। अब आप तो इस मूवी का नाम पहचान ही गए होंगे। ये अल्लू अर्जुन की धमाकेदार मूवी है। इस मूवी का नाम पुष्पा 2 है। तो चलो ज्यादा वक्त गवाए हम आज की मूवी शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत होती है जापान से। वहां पर शिप के द्वारा कुछ आदमियों के साथ कंटेनर जो है वो जापान आ जाते हैं और उन कंटेनर में लाल चंदन की लकड़ियां भरी हुई थी और साथ ही पुष्पा भी उन्हीं लाल चंदन की लकड़ियों के साथ था। जब जापानियों ने देखा तो उन्होंने पुष्पा को उल्टा लटका दिया, लेकिन जैसे तैसे पुष्पा ने अपने हाथ छुड़ाए और वो फाइट करने लगे। तभी हमें पता चलता है कि दरअसल इन लोगों ने लाल चंदन की लकड़ियां तो अपने पास रख ली थी, लेकिन कई दिनों से पेमेंट नहीं कर रहे थे। इसलिए पुष्पा ही वहां पर आ गया। फिर पुष्पा इन लोगों से फाइट करता है, लेकिन इसमें पुष्पा को गोली लग जाती है और वो समुद्र में गिर जाता है। लेकिन तभी पता चलता है कि ये एक सपना था। फिर आगे दिखाया जाता है कि पुष्पा सिंडिकेट का लीडर बन चुका है और लाल चंदन की लकड़ियों को कहां पर भेजना चाहिए ये सब कुछ पुष्पा डिसाइड करता है। अब पुष्पा पूरी तरह से राज ही कर रहा था, लेकिन उसके बहुत सारे दुश्मन भी थे। उनमें से पहले नंबर का दुश्मन है भंवर सिंह, जो कि आईपीएस है। और मूवी के पहले पार्ट में पुष्पा ने भंवर सिन्हा को नंगा दौड़ाया था, तो वो अपनी बेइज्जती का बदला लेने के लिए कुछ भी कर सकता था। इसलिए वो एक प्लान बनाता है। जब पुष्पा के आदमी जंगल में जाकर लाल चंदन की लकड़ियों को काटने जाते हैं, तो यहां पर भंवर सिंह भी मजदूर के रूप में उनके साथ मिल जाता है। और जब वहां पहुंचा है तो इन सभी को प्लान बनाकर अरेस्ट कर लेता था, क्योंकि लाल चंदन की तस्करी में हमेशा पुष्पा बच जाया करता था। लेकिन उनके पास कोई भी सबूत नहीं थे। भंवर सिंह उन मजदूरों को बहुत मारता है और इन सभी मजदूरों को जेल में डाल देता है। जिसके बाद हमें पुष्पा को दिखाया जाता है, जो कि पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं, लेकिन वहां पर भंवर सिंह नहीं था, लेकिन कुछ पुलिस वाले थे। फिर पता चलता है कि पुलिस स्टेशन में पुष्पा सारे मजदूरों को लेने के लिए नहीं आया था, बल्कि सिर्फ सीनों को लेने के लिए आया था। जब पुष्पा यहां से सीनों को ले जाने लगा, तो उसने देखा कि सीनों के ऊपर बहुत सारे चोट के निशान हैं और उसने अपने सारे मजदूरों को भी देखा तो उसका दिमाग खराब हो गया, क्योंकि पुष्पा के सारे मजदूरों को भंवर सिंह ने जंगल में बुरी तरह से मारा पीटा था, जिस वजह से वो बुरी तरह से जख्मी थे। ये देखकर पुष्पा पुलिस इंस्पेक्टर से कहता है कि लोगों पर भंवर सिंह सर ने हाथ उठाया है, इसका मतलब कि अपने पुष्पा के ऊपर हाथ उठाया है, इसलिए वो इन सभी को लेकर जा रहा है। ये देखकर इंस्पेक्टर और बाकी पुलिस वाले कहते हैं कि अगर आप इन सभी लोगों को लेकर चले जाएंगे तो साथ ही हमारी नौकरी भी चली जाएगी। फिर वो कहता है कि आज से तुम्हारे रिटायरमेंट तक जितना भी पैसा तुम जोड़ने वाले हो उन सारे पैसों को मैं दूंगा, मतलब कि आज तुम्हारा रिटायरमेंट है। और वो सभी का रिटायरमेंट कर देता है। और जब शेखावत यानी भंवर सिंह पुलिस स्टेशन पहुंचता तो वहां पर कोई भी नहीं था। तो वो समझ जाता है कि सभी को पुष्पा ने खरीद लिया है, क्योंकि वो इस तरह से इलीगल काम जो करता है। लेकिन वो अब अपने मजदूरों का बहुत ख्याल रखता है और साथ ही वो अपनी बीवी श्रीवल्ली से भी बहुत प्यार करता है। अगले दिन हमें दिखाया जाता है कि श्रीवल्ली जब मंदिर में पूजा करने के लिए जाती है, तब भगवान की मूर्ति के लिए बहुत गहने और मुकुट लेकर जाती है। तभी उसी मंदिर में पुष्पा का सौतेला भाई मुरली भी आता है। मुरली से कहता है कि आप पूजा तो कर लोगी, लेकिन क्या तुम्हारे पास खुद का गोत्र है, यानी खुद का सरनेम है। मुरली उन्हें हमेशा नीचा दिखाता था, लेकिन मुरली की बेटी कावेरी उन्हें पसंद करती थी। वो उनके साथ रहना चाहती है और कावेरी श्रीवल्ली को चाची बुलाती है, लेकिन मुरली उसको मना करता है कि वो उनसे बात ना करें, तो उस पर श्रीवल्ली की सारी बात मानता है। और आज पुष्पा सिद्धप्पा के साथ सीएम से मिलने वाला था, इसलिए श्रीवल्ली पुष्पा से कहती है कि अगर तुम जा ही रहे हो तो सीएम के साथ फोटो खींचकर लाना, ताकि हम उसे फ्रेम करवा कर हॉल में लगाएंगे। फिर पुष्पा अपनी पत्नी से वादा कर लेता है, लेकिन जब वहां पहुंचा है तो वो कुछ और ही देखता है। उस पर भले ही सिंडिकेट की ओर से सीएम को फंडिंग देता है, लेकिन सीएम यहां पर पुष्पा के साथ फोटो नहीं लेता है। उसका मानना है कि जूती जो है
वो पैर में ही रहना चाहिए, उन्हें हाथ में नहीं पहना करते साथ। उन्होंने श्रीवल्ली के बारे में भी कुछ बातें। ये देखकर पुष्पा को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। बाहर आने पर पुष्पा ने सिद्धप्पा से कहा कि अगर आप सीएम होते तो आप मेरे साथ फोटो नहीं लेते क्या? जिस पर कि सिद्धप्पा कहता है कि मैं चाहे कुछ भी कह दूं लेकिन मैं तेरे साथ फोटो जरूर लूंगा क्योंकि तू मेरा भाई है। फिर पुष्पा ने उनसे कहा तो फिर सीएम बनने की तैयारी कर लो। फिर पुष्पा सिद्धप्पा से पूछता है कि सीएम बनने के लिए लगभग कितने रुपए की जरूरत है। सिद्धप्पा कहता है कि लगभग 100 करोड़ रुपए की जरूरत पड़ेगी। इस पे पुष्पा उससे कहता है कि मैं तुम्हें 500 करोड़ दूंगा, लेकिन सीएम तुम्हें ही बनना होगा। फिर सिद्धप्पा सेंट्रल मिनिस्टर से मिलने के लिए जाता है, लेकिन सेंट्रल मिनिस्टर का एक भाई भी है और सिद्धप्पा पुष्पा के कहने पर ही सीएम की बात करने के लिए सेंट्रल मिनिस्टर के पास गया था। साथ ही पुष्पा ने उनके पास एक तोहफा भिजवाया था जिसके अंदर 25 करोड़ रुपए थे। सिद्धप्पा ने जब ये सब देखा तो उन्होंने पुष्पा से कहा कि इस तरह से पैसा बहाना ठीक नहीं है, क्योंकि 500 करोड़ रुपए ऐसे ही नहीं मिल जाते। लेकिन पुष्पा के पास कुछ प्लान था। वो कहता है कि अब पुष्पा नेशनल नहीं रहा, वो बल्कि इंटरनेशनल हो गया है। तो लाल चंदन की लकड़ियों की डील वो सिर्फ मुर्गन से किया करता था, पर उसके बदले में उसे एक टोन पर सिर्फ 1.5 करोड़ रुपए मिला करते थे। लेकिन अगर वो इस डील को वो विदेश में लेकर जाए तो उसे 2 से 2.5 करोड़ रुपए मिल सकता है, वो भी प्रत्येक टन पर। फिर वो ज्यादा देर ना करते हुए तुरंत ही विदेश पहुंचता है। वहां पर कि उसकी मुलाकात होती है एक बहुत बड़े बिजनेसमैन से जो वहां लाल चंदन की लकड़ियों की डील करता था और उसे 2000 करोड़ लकड़ियों को उन्हें देना था। बदले में पुष्पा को 5000 करोड़ रुपए मिलने वाले थे। फिर पुष्पा को 5000 करोड़ रुपए कमाना चाहता है तो उसे 2000 करोड़ की लाल चंदन की लकड़ियों की जुगाड़ करना था। तब वो अपने सिंडिकेट के सारे मेंबर को एक्टिव कर देता है और उनसे कहता है कि सारे जगह से मुझे लाल चंदन की लकड़ियां चाहिए है। तो सिंडिकेट के सारे मेंबर जो है वो लाल चंदन की लकड़ियों की जुगाड़ करने लगते हैं और उन्हें लाकर पुष्पा को देने वाले थे। लेकिन तभी एंट्री होती है मंगल सीनू और उसकी वाइफ की। इन लोगों को मालूम चल जाता है कि पुष्पा जल्द ही 200 करोड़ लाल चंदन की लकड़ियों को बाहर भेजने वाला है। फिर ये बात वो शेखावत से जाकर कहते हैं ताकि शेखावत उन्हें जब्त कर ले। और मंगल सीनू और उसकी वाइफ शेखावत से ये भी कहते हैं कि वो सिंडिकेट के मेंबर को डराए धमकाए ताकि सारे सिंडिकेट के मेंबर डर जाएं और वो ये काम ना करें। मंगल सीनू खुद ही इस सिंडिकेट का प्रेसिडेंट बनना चाहता था। तो बाबर सिन्हा को जब ये बात मालूम चली तो उसने सारे चेक पोस्ट पर नाकाबंदी करवा दी। तभी चेक पोस्ट पर एक लाल चंदन से भरा ट्रक पहुंचा। फिर शेखावत वहां पहुंचा और सारे के सारे ट्रक को उसने जला दिया। और साथ ही सिंडिकेट का मेंबर जब यहां पर पहुंचा तो यहां पर भंवर सिंह ने उसे मौत के घाट उतार दिया, जबकि मंगल सीनू का कहना था कि बस वो उन्हें सिर्फ डराएं। लेकिन भंवर सिंह कहता है कि उसका डराने का अंदाज थोड़ा अलग है। अगर मैंने इसे मार दिया है तो सिंडिकेट के बाकी मेंबर भी स्मगलिंग करने से डर जाएंगे। फिर आगे दिखाया जाता है कि सिंडिकेट का मेंबर मारा गया है, उसकी श्रद्धांजलि पर सभी लोग आते, लेकिन सिर्फ पुष्पा वहां नहीं था। लेकिन तभी मंगल सीनू और कुछ लोग सिद्धप्पा से कहने लगते हैं कि अगर पुष्पा और भंवर सिंह के बीच में दोस्ती नहीं हुई तो वो ऐसे ही लोगों को मारता रहेगा और अगर ऐसा ही चलता रहेगा तो फिर पुष्पा को प्रेसिडेंट से हटा देना चाहिए। लेकिन सिद्धप्पा ये होने नहीं देना चाहता, इसलिए सिद्धप्पा तुरंत ही भंवर सिंह के पास पहुंच जाता है और वो उसे लगभग 10 करोड़ रुपए दे रहा था। लेकिन भंवर सिंह नहीं मानता है। वो कहता है कि उस रात उसने मुझे नंगा दौड़ाया था, मैं उसे किसी भी हालत में नहीं छोड़ने वाला। तभी सिद्धप्पा कहता है कि अगर वो तुमसे माफी मांग ले और सभी के सामने सॉरी कह दे, क्या फिर तुम उसे माफ कर दोगे? ये सुनने के बाद भंवर सिंह तुरंत हाँ कह देता है और कहता है कि पार्टी का इंतजाम करो ताकि सभी के सामने पुष्पा उससे माफी मांग ले। तो पार्टी के दिन सभी लोग यहां पर पहुंच जाते हैं। सभी लोगों को यह देखना था कि आखिर पुष्पा भंवर सिंह से माफी मांगता है या नहीं, क्योंकि पुष्पा आज तक नहीं झुका है। क्या वो आज झुकेगा? तो पुष्पा सिर्फ श्रीवल्ली और कटलेट के कहने पर और सिंडिकेट की भलाई के लिए यहां पर उससे माफी मांगने के लिए यहां पर आ जाता है। पुष्पा ने बहुत ज्यादा शराब पी थी,
इसलिए वो सभी के सामने भंवर सिंह से माफी मांग लेता है। ये सुनकर भंवर सिंह अब बहुत खुश हो जाता है और वो ये आवाज की रिकॉर्डिंग भी कर लेता है और यही बार बार सुन रहा था। लेकिन जब पुष्पा घर वापस जा रहा था तब उसे बहुत ही अजीब लगा और पार्टी के सारे लोग शोक में थे कि आखिर पुष्पा ने सॉरी कैसे बोल दिया। और पुष्पा को तो इतना बुरा लगा था कि वो तो आईने में अपनी शक्ल भी नहीं देख पा रहा था और उसे गुस्सा आ जाता है कि तभी वो सभी को सड़क पर ही छोड़ देता है और कार को वापस घुमाकर उसी पार्टी में वापस जाता है। जब भंवर सिंह यहां से जाने लगा तब पुष्पा यहां पर भंवर सिंह की काय को एक जोर से टक्कर मारता है तो भंवर सिंह स्विमिंग पूल में गिर जाता है और फिर पुष्पा उसी स्विमिंग पूल में पेशाब भी करता है। भंवर सिंह कुछ समझ नहीं आ रहा था आखिर ये सब क्या हो रहा है। फिर वो भंवर सिंह कहता है कि पुष्पा एक ब्रांड है और वो किसी के सामने नहीं झुकता है। वो उससे कहता है कि मैं तुझे चैलेंज करता हूं, 2000 करोड़ लाल चंदन की लकड़ियों को वो देश से बाहर भेज कर रहूंगा। अगर मैं ये नहीं कर पाया और अगर तेरे हाथ एक लकड़ी भी लग गई तो मैं जिंदगी भर मजदूरी करूंगा। ये सुनने के बाद भंवर सिंह को भी गुस्सा आ जाता है। वो उसके चैलेंज को एक्सेप्ट करता है और सारे के सारे चेक पोस्ट पर पूरी तरह से नाकाबंदी कर देता है। लेकिन तभी भंवर सिंह ने देखा कि जो ब्रिज है उसके नीचे जो नदी है वो पूरी तरह से सूखी है क्योंकि गर्मियों का दिन था। वो समझ गया था कि पुष्पा जरूर इन्हीं नदियों के द्वारा अपने ट्रक को निकालने वाला था। उसका शक एकदम सही था क्योंकि पुष्पा के सारे लाल चंदन के ट्रक जो है वो नदियों के द्वारा ही बाहर जा रहे थे। तो पुलिस की जीप ने कई बार पकड़ने की कोशिश करती है लेकिन वो नहीं पकड़ पाते हैं। लेकिन आखिर में भंवर सिंह जो है वो उनके ट्रक के सामने आ जाता है और गन लेकर इनके ऊपर फायरिंग करता है। तभी कटलेट जो है वो पुष्पा को कॉल करके सारी बात बताता है। पुष्पा कहता है कि तुम वहां से कूद जाओ और जितने भी ट्रक है सारे ड्राइवर को वहां से बाहर निकालो। मुझे किसी भी इंसान की जान को खतरे में नहीं डालना है। यहां पर कटलेट जब उसकी बात सुनता है तो सारे ड्राइवर को लेकर यहां से चला जाता है और भंवर सिंह उनके ऊपर फायरिंग कर रहा था और ट्रक में जितनी भी लाल चंदन की लकड़ियां थी वो उन्हें भी जब्त कर लेता है। ये देखकर भंवर सिंह मंगल और उसकी वाइफ को बहुत ही अच्छा लगता है और उन्होंने मीडिया के सामने सारी बात भी कह दी थी कि ये सारे लाल चंदन की लकड़ी पुष्पा की है। लेकिन थोड़ी देर के बाद पता चला कि वो सारी लाल चंदन की लकड़ियां नॉर्मल लकड़ियां थी। मतलब कि यहां पर भंवर सिंह फूल बन गया था। पुष्पा ने उसके पास एक फूल भी भेजा था लेकिन भंवर सिंह कहता है कि मैं अकेला फूल नहीं बनाऊं बल्कि मंगल और उसकी वाइफ भी फूल बनी है। मतलब कि ये भी कह दिया था कि जल्द ही लाल चंदन की लकड़ियों को क्रॉस करवाने वाला है। अगर तुम इन्हें रोक सकते हो तो रोक लो। तभी पुष्पा श्रीवल्ली और पूरी फैमिली माता काली के फेस्टिवल में पहुंचते हैं। वहां पर श्रीवल्ली को अचानक से चक्कर आने लगते हैं और मालूम चलता है कि श्रीवल्ली प्रेग्नेंट है। ये देखकर पुष्पा बहुत खुश हो जाता है और वो काली माता का गेटअप धारण करके एक सुपर तांडव करता है। श्रीवल्ली उसे कहती है कि आखिर ये तुम क्या कर रहे हो। जिस पर कि पुष्पा कहता है कि मेरी काली माता से एक इच्छा है, मैं लड़की चाहता हूं क्योंकि अगर लड़का हुआ तो उसे भी सरनेम देना पड़ेगा, लड़की हुई तो वो किसी दूसरे घर जाकर उसे दूसरा सरनेम मिल जाएगा। तभी हम आगे देखते हैं कि कुछ लोग पुष्पा की भतीजी के साथ मिसबिहेव कर रहे थे। ये देखकर पुष्पा को बहुत तेज गुस्सा आ जाता है और वो लोग फाइट करने लगते हैं। लेकिन तब यहां पर मुरली आ जाता है और वो पुष्पा से कहता है कि अगर तुम ये सब कुछ करोगे तब भी तुम्हें तुम्हारे बाप का नाम नहीं मिलेगा। तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम हमारे साथ हो जाओगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम हमेशा अनाथ थे और हमेशा रहोगे, तुम्हारा कोई भी नहीं हो सकता है। श्रीवल्ली को जब ये सारी बातें सुनाई दी तो वो मुरली को बहुत ही चिल्लाया। बाद में कावेरी के साथ जिन लोगों ने बदतमीजी की थी उन लोगों को मुरली ने आधा गंजा करवा दिया। अब आगे हम देखते हैं कि मंगल सीनू और उसकी बीवी और शेखावत सीएम के पास पहुंचे ही उन्होंने बताया कि अगर ये लालचंद की लकड़ियां बॉर्डर क्रॉस हो गई तो तुम्हारी सीएम की गद्दी भी खतरे में है क्योंकि उससे 2000 से 5000 करोड़ रुपए की फंडिंग आने वाली है और उसकी के द्वारा आप सीएम से हट सकते हैं। तब सीएम उन्हें तुरंत ही आदेश दे देता है कि लाल चंदन की लकड़ियों को बॉर्डर क्रॉस कर जाने से रोके। ये सारी लाल चंदन की लकड़ियां
रामेश्वरम से होते हुए श्रीलंका जाने वाली थी। क्योंकि रामेश्वरम श्रीलंका सिर्फ 18 किलोमीटर की दूरी पर है, तब शेखावत यहां पर पहुंच जाता है। लेकिन वो लाल चंदन की लकड़ियों को पकड़ नहीं पाता, क्योंकि ये सारी शिप के नीचे मौजूद थी। जिस वजह से वो उन्हें नहीं पकड़ पाता है। तो माल डिलीवर हो जाने के बाद बहुत सारा पैसा आता है। इन पैसों को देखकर पुष्पा बहुत खुश हो जाता है और सभी पैसों को एमएलए के लिए सारे सोफे के अंदर भरा जाता है और सारे सौ को एमएलए के पास भेज दिया जाता है। मतलब कि सारे एमएलए पुष्पा ने खरीद लिए थे। फिर शेखावत का अब बहुत ही बुरा हाल था, क्योंकि अब उसके हाथ में कुछ नहीं था। अब तो उसका ट्रांसफर होना तय था, क्योंकि अब उनके पास सरकार भी नहीं रहेगी, सरकार भी पुष्पा की हो जाएगी। तो भंवर सिंह के पास जो नकली लाल चंदन की लकड़ियां थी, वो उनमें आग लगा देता है और उसने काफी शराब पी हुई थी, तो वहीं पर रुक जाता है, जिससे कि ब्लास्ट हो जाता है और शेखावत मारा जाता है। लेकिन उसकी डेड बॉडी को दिखाया नहीं गया और ना ही बताया गया कि वो मारा गया है। फिर कुछ दिनों के बाद दिखाया जाता है कि सीएम अब बदले जा चुके हैं, क्योंकि उसने सारे एमएलए खरीद लिए थे। और जैसा कि पुष्पा ने वादा किया था कि 24 जुलाई को उसके घर पर सीएम खुद आएंगे और बॉस के साथ खाना खाएंगे और फोटो क्लिक करेंगे। आज 24 जुलाई थी। सिद्धप्पा यहां आता है, फोटो खिंचाता है और सिद्धप्पा श्रीवल्ली से कहता है कि तुम्हारी एक फोटो की वजह से मैं सीएम बना हूं। और पुष्पा ने आज का दिन इसलिए सिलेक्ट किया क्योंकि आज श्रीवल्ली का जन्मदिन था, इसलिए वहां पर एक छोटा सा सेलिब्रेशन था। सब लोग इसे सेलिब्रेट करते हैं। तो भले ही सिद्धप्पा सीएम जरूर बन चुका था, लेकिन पूरे राज्य पर पुष्पा राज कर रहा। फ्री सभी लोग उसे बहुत ज्यादा मानने लगे थे। और फिर एक दिन मुरली की पत्नी पुष्पा के घर आती है। वो उन्हें बताती है कि कावेरी को कुछ लोगों ने किडनैप कर लिया है और वो बदले में 2 करोड़ रुपए मांग रहे हैं मैं, और अगर उन्हें नहीं दिए तो वो कावेरी को मार डालेंगे। ये बात जब पुष्पा को मालूम चली तो वो पहले न्यूज चैनल वालों के पास गया। वो लिव आकर उसने उन लोगों से कहा कि अगर मेरी भतीजी को कुछ भी हुआ तो वो उन्हें जान से मार डालूंगा। उनके पास सिर्फ 1 घंटा था। 1 घंटे के अंदर अगर वो उसे पैसे देते हैं तो वो उन्हें रहम की भीख देगा। ये बातें सिद्धप्पा और सेंट्रल मिनिस्टर को भी मालूम थी। लेकिन तब भी पता चलता है कि जिन लोगों ने उसे किडनैप किया है वो और कोई नहीं बल्कि मिनिस्टर का भाई का बेटा होता है, मतलब कि सेंट्रल मिनिस्टर का भतीजा। इसलिए यहां सेंट्रल मिनिस्टर से पुष्पा के पास कॉल करवाता है। वो लोग पुष्पा से कहते हैं कि वो सेंट्रल मिनिस्टर का भतीजा है, इसलिए वो उसके साथ कुछ भी ना करें। हम उससे जल्द ही कांटेक्ट कर लेंगे और वो कावेरी को छोड़ देगा। अगर उसके साथ कुछ कर भी दिया हो तब भी तुम्हें उसे कुछ नहीं करना है। लेकिन पुष्पा कहता है कि उसने मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, सेंट्रल मिनिस्टर भाड़ में जाए और सिद्धप्पा सीएम भी भाड़ में जाए, मुझे किसी से भी कोई लेना देना नहीं है। तो फिर सेंट्रल मिनिस्टर का भतीजा 10 करोड़ रुपए पुष्पा से मांग रहा था और अकेले ही पुष्पा को उसके पास बुलाया था। पुष्पा मान जाता है और हेलीकॉप्टर से वहां पहुंच जाता है। यहां पर पहुंचकर सबसे पहले तो वो उसके गन से फायर करता है, लेकिन बाद में मिनिस्टर का भतीजा पुष्पा से कहता है कि तेरी भतीजी के ऊपर गन है, इसलिए तुझे थोड़ा ठंडा रहना पड़ेगा। तो यहां पुष्पा उन्हें गन दे देता है और बाद में ये लोग पुष्पा को बुरी तरह से मारते हैं। पुष्पा के हाथ बंधे रहने पर भी ये कमाल कर सकता है और सभी को बुरी तरह से मार भी सकता है। इसलिए इस बार वो बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेते हैं। इस बार वो उसके हाथ और पैर भी बांध देते हैं और फिर वो लोग कावेरी की इज्जत पर हाथ भी डालने लगते हैं। ये देखकर पुष्पा को बहुत ही तेज गुस्सा आता है और फिर वो उन्हें उड़कर मुंह से काट काट कर बुरी तरह से मार डालने लगता है। फिर मिनिस्टर का भाई भी वहां पहुंच चुका था, तो पुष्पा ने मिनिस्टर के भाई साथ भतीजे को भी मार डालता है। ये सारी बातें जब मिनिस्टर को पता चली तो वो पूरी तरह से पागल हो चुका था। अब अगले दिन हम देखते हैं कि पुष्पा जब अपने घर होता तो उसके घर पर मुरली आता है, क्योंकि मुरली को अपनी गलती का एहसास हो गया था। इसलिए वो पुष्पा और फैमिली से माफी मांगने के लिए आया था। वो कहता है कि मुझे बहुत अच्छे से मालूम चल गया है कि आप ही मेरी फैमिली हो। मैं यहां पर कावेरी का कार्ड देने के लिए आया हूं, क्योंकि उसकी शादी होने वाली है और कावेरी ने मुझसे कहा है
कि अगर पुष्पा इस शादी में नहीं आते हैं तो मैं मंडप में नहीं बैठने वाली। तो श्रीवल्ली यहां पर पुष्पा को बताती है कि सारे कार्ड पर मां का नाम है और साथ ही तुम्हारा नाम भी है। ये देखकर पुष्पा बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है और उसे चुप करने के लिए उसके पास बीच भीड़ लग जाती है, क्योंकि पुष्पा को ऐसा रोता हुआ किसी ने भी नहीं देखा था। बाद में पुष्पा भी माफ कर देता है और फिर अपनी पूरी फैमिली समय वो कावेरी की शादी में पहुंचते हैं। सभी लोगों ने एक दूसरे को माफ कर देते हैं और अब सब आगे बढ़ चुके थे और वहां मिनिस्टर के घर पर मातम छाया हुआ था, क्योंकि मिनिस्टर का भाई और मिनिस्टर का भाई का बेटा मारे गए थे। फिर वहां पर एक आदमी आता है जिसके हाथ में पार्सल था। जैसे ही वो मिनिस्टर के पास उसे लेकर आता है तो अचानक से उसे एक आदमी पहाड़ी पर से ब्लास्ट कर देता है और यहीं पर यह फिल्म खत्म हो जाती है। वो आदमी कौन था ये नहीं बताया गया। तो चलो बताओ आपको आज की मूवी कैसी लगी। अगर आपको आज की मूवी अच्छी लगी होगी तो चैनल को लाइक करें। पुष्पा एक आपने तो देखा ही होगा। इससे कहीं गुनाह और क्षण और सॉलिड धमाकेदार ये मूवी है, लेकिन पुष्पा एक जैसे सुपरहिट सॉन्ग आपको इस मूवी में नहीं देखने को मिलेंगे। तो इसलिए मैं इस मूवी को 5 में से 4 स्टार दूंगा। इस मूवी में जगती बाबू ने भी अच्छा काम किया है और सुकुमार की राइटिंग और डायरेक्शन दोनों शानदार है। उन्होंने एक ही चीज पर फोकस किया, स्वैग और एंटरटेनमेंट, और इसमें वो कामयाब हो गए हैं। और रश्मिका मंदाना ने भी अच्छा डांस किया है। काली माता के मंदिर वाला पुष्पा का डांस और लुक भी बहुत ही कमाल का था। आप इस मूवी को कितना स्टार देना पसंद करेंगे ये कमेंट करके जरूर बताएं। इस मूवी में अल्लू अर्जुन की बहुत ही कमाल की एक्टिंग की है। इस मूवी का पूरा क्रेडिट डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और बाकी पूरे टीम को जाता है। बाकी सब ने भी इस मूवी में कमाल की एक्टिंग की है। तो आप ये मूवी नजदीक के थिएटर में जाके जरूर देखें और ऐसी और मूवी देखने के लिए चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।